इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी खान से मिलने डिफेंस कराची में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। डॉक्टर साहब, आप इंडस अस्पताल नेटवर्क के नाम से कई सालों से फलाही खैराती अदारा चला रहे हैं जिसमें लाखों मरीज़ों का इलाज होता है। ये ख्याल कब और कैसे आया? देखिए, कराची में 1986 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, जिसमें 75 लोग शहीद हुए थे और कोई तकरीबन समझे 450-500 ज़ख्मी थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था उस वक्त, तो उन ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फ़र्श पे ट्रीट किया। लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, वो इमरजेंसी के बाहर एक लंबी लाइन थी मील लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि जी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम अजीम कौम है। बस इस क्राइसिस से निकले और फिर हमने पैसे जमा करने शुरू किए। कोई 36 लाख रुपए का बजट बना था उस वक्त, और पहली दफ़ा हम स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। डॉक्टर साहब, अल्लाह दर्द दिल भी तो किसी किसी को देता है। आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, कैसे इस तरफ माइल हुए? अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी घराना था। वालिद साहब वालिदैन दोनों ताजुद गुज़ार थे। हम माशाल्लाह 7 भाई और 4 बहनें थे, और एक 2-2.5 कमरे के फ्लैट में रहते थे। बेसिकली आप पेशावर से हैं? बेसिकली पेशावर से हूँ, लेकिन मेरी सारी फैमिली वहाँ की है। लेकिन मेरे फादर 56 में कराची आ गए थे, तो मेरी पैदाइश और तालीम कराची। तो ये इंसानी हमदर्दी, ये फलाह, मरीज़ों के बारे में मोहब्बत, ये कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें जो है ना वो सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल कराची जो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ उसमें मेरे वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआओं का असर है। मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे, अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर और अपने बच्चों के नाम ले लेकर। मैंने सारी उम्र अपने लिए सिर्फ़ एक दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। ना इज़्ज़त के लिए, ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। 79 में मैं जब डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ तो सिविल हॉस्पिटल जब देखा तो वहाँ के हालात एक अजीब हालात थे कि वहाँ पर गरीब तरीन लोग आया करते और ज़्यादातर इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से होते थे, इंटीरियर से। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता है, कोई अपनी बकरी बेच के आता है, कोई भैंस बेच के आता है, कोई अपना घर बेच के आता है। और मैंने बहुत सारे वालिदैन को अपनी जवान औलाद के लिए ये कहते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक चला जाए और घर पे 8 बच जाए। और ये सैकड़ों में नहीं लाखों में होते थे। तो डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हम पैसे जमा करते थे, गरीबों को दवाइयाँ दिया करते थे। 1981 तक जो सोर्स ऑफ ब्लड होता था वो प्रोफेशनल ड्रग एडिक्ट्स होते थे, सिविल हॉस्पिटल के बाहर लेटे होते थे। ये हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, जो आज हम काट रहे हैं कि 10% ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन पाकिस्तान की हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है। तो ये स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए, बहुत क्यास हुआ। लेकिन दैट ब्लेसिंग, वो स्ट्राइक वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमने कहा चलो हम अपना ब्लड बैंक खुद बनाते हैं, और पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क का पाकिस्तान में डॉ मेडिकल कॉलेज को मैं बनाया, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे पाकिस्तान में सालाना या माहाना आपका जो नेटवर्क है उसके तहत कितने मरीज़ देखे जाते हैं? पूरे नेटवर्क के अंदर कोई 5 लाख मरीज़ ट्रीट होते हैं। 5 लाख माहाना? हाँ, माहाना। तो सालाना तकरीबन 60 लाख हो। और कितने अस्पताल हैं मुल्क भर में आपके? इस वक्त तकरीबन 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसमें 10 तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हैं। बदीन में है, थर में है, गवादर में है, मुजफ्फरगढ़ में है। बड़े 2 तो कराची में और लाहौर में, और कराची और लाहौर, मुजफ्फरगढ़ बड़ा है। और मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़, वो भी 250 बेड का हॉस्पिटल है। बदीन भी कोई 250 बेड का हॉस्पिटल है। सालाना बजट कितना है? 57 अरब रुपए का। लोगों की जेब से पैसे निकलवाना सबसे मुश्किल काम है। आप ये कितना आसानी से कर लेते हैं कि 57 अरब रुपए आपको मिलते हैं साल भर? देखिए, पाकिस्तानियों को मैं ये हमेशा हर जगह जाके कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि क्राइसिस में इससे बेहतर कौम आपने नहीं देखी होगी। बस दुआ मेरी है कि आम हालात में भी हम ऐसे ही हो जाएं तो हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। बात यह है कि आप जब डिलीवर करते हैं ना, देखिए मैं स्टूडेंट लाइफ से ये करता आ रहा हूँ, तो
तो लोगों को पता है कि जी ये कर रहा है। फिर मैंने इसके बाद सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट खुद बनाया। पाकिस्तान में फलाही और खैराती अदारों पर उंगलियां भी उठती हैं। आपने अपने आप को इन एतराज़ात और नुक्ताचीनियों से कैसे बचा के रखा हुआ? वो तो करते रहेंगे और वो हमारा शेवा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे होते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि वो आपकी क्यों मुखालफत करते हैं। जब शुरू हो रहे थे तो मैंने एक मिसाल दी। मैंने कहा आप सिग्नल पे जब ये फ़कीर जो खड़े होते हैं, कोई नया फ़कीर आया था, आप देखते हैं उसकी पिटाई कर रहे होते तो एक नया फ़कीर आ गया था, तो उसके शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, फिर भी अपने ज़ाती खर्च के लिए लेते हैं आप अदारे से, या वो क्या तरीका है देखिए जिससे आपने अपने ऊपर कोई जो है वो हदूदों का यूज़ लगा रहे हैं? उस वक्त फैसला ये किया था कि इतने पैसे हों जो कि आप वो अपने किसी किराए के घर पे भी रह सकता हो, गाड़ी भी मेंटेन कर सकता हो, और उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ सके जहाँ उसके पीयर्स पढ़ते हैं। तो वो कितना अमाउंट होगा वो एक डिसाइड किया और उसी से होता है। और जो हमारा जो है वो फुल टाइम काम करने के लिए आपको जो सैलरी होती है वो होती है। लेकिन अगर मैं COs हॉस्पिटल के देख लूँ तो उसके हिसाब से मैं 1/10 पे भी नहीं हूँ। और मैं हर दफ़ा बोर्ड से कहता हूँ कि मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, और हर दफ़ा मेरी लड़ाई होती है। वो बढ़ाना चाहते हैं? हर दफ़ा जब इंक्रीमेंट लगता है हर साल का, तो सबके लगते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरा नहीं बढ़ाए। और अब मैं कामयाब हो गया इस साल, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बढ़ी आपकी? नहीं बढ़ी। कितनी है सैलरी? तकरीबन 1.4 मिलियन थी, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने अपना देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। 2 डॉक्टर बन गए, एक मैनेजमेंट पर में चला गया, उनकी शादियां हो गई हैं, वो अपने अपने घरों पे हैं। तो मैंने अपनी एनालिसिस की कि मेरा क्या ख़र्चा होगा। मैंने कहा मुझे इतने चाहिए। फैमिली से मिलने आए। आप दोनों डॉक्टर हैं, शादी तो पसंद की हुई होगी या वालिदैन की रजामंदी भी थी? नहीं, दोनों ही बातें थी। ये मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू के बेटे हैं, और हम दोनों की बाहमी रजामंदी से ही हुई है। कैसी गुजरी? ये तो सारा दिन मरीज़ों के पीछे और डोनर्स के पीछे, तो आप तो फिर बड़ी तन्हाई महसूस करती होंगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बिल्कुल ऐसा है कि ये घर में तो कभी भी नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा हमें क्वालिटी टाइम दिया है। इनके तो साथ को ज़्यादा कौन टाइम देता था? बच्चों को स्कूल से, मेरा ख्याल में क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक, ये बच्चों को स्कूल ख़ुद सुबह छोड़ने ही जाते थे, लेने तो नहीं जा सकते थे। हालांकि उस वक्त तक हमारे पास ड्राइवर आ चुका था, तो इन्होंने कहा नहीं, रात को भी मेरी बच्चों से मुलाकात नहीं होती है, तो यही टाइम होता है 40 मिनट जिसमें मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, और कोई खामी भी तो होगी? इनकी अच्छी बात यह है कि एक तो इनका यकीन अल्लाह पे, वो मैंने ही इनसे सीखा है। मुझे भी अपने अल्लाह पे उतना ही यकीन है जितना इनको है। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। अगर ग्लास आधा खाली भी है तो ये कहेंगे ये आधा भरा हुआ है, ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आधा खाली। और खामी? बहुत नरम दिल हैं, और एज प्रोफेशनल जब ये डेलीगेट करते हैं तो टू मच डेलीगेट कर देते हैं। बाद में उससे मुश्किलात होती हैं? कुछ मुश्किलात उससे होती हैं ज़रूर, लेकिन मेरे ख़्याल में ये मैंने इनको गाहे बगाहे ये फ़ीडबैक देती भी हूँ, एज़ वाइफ भी और एज़ कॉलीग भी। मैं इनकी जूनियर हूँ अस्पताल में, तो ही इज़ द बॉस, घर पे मैं, आई एम द बॉस। अच्छा, घर पे आप बॉस हैं? लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि घर पे मैं बॉस ज़रूर हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी के जितने भी अहम फैसले थे, अहम फैसले, वो सब इन्होंने किया है। नहीं तो ये कौन फैसला करता है आज क्या पकेगा? ये बड़ा फैसला तो मैं ही करती हूँ। वो बड़ा फैसला सारा मेरा ही है। और ये खा लेते हैं चुप करके जो पकाए। हाँ, ये भी एक इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है। इसकी एक ड्रॉबैक भी तो है, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना हो, बीवी किस किस्म की कैसे दिखे। तारीफ़ शायद आज तक इन्होंने मेरी हमारी शादी को 28 साल हो गए, 29 साल हो गए, तो 28 दफ़ा भी नहीं की होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स हाउ ही इज़। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना, मैं अपनी बीवी की वजह से जन्नत में जाऊंगा। आप क्यों कहते हैं? देखिए, इतनी सपोर्ट के बावजूद बगैर आप चल नहीं सकते, आप यहाँ पहुँच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं?
जी, हमारे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े वाले साहिबज़ादे हसन हैं, वो डॉक्टर हैं और अमेरिका में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वापस आएंगे। उनकी शादी हो चुकी है। हमारी बहू भी डॉक्टर हैं। उनकी एक बेटी है 2 साल की, दूसरी बेटी है वो डॉक्टर है, उसकी पेशावर में शादी हुई है। तीसरे उस्मान हैं, इन्होंने लम से ग्रेजुएशन की और फिर ये अब दोहा में बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ कंसल्टेंट हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आजकल ये हमारे पास रमज़ान में आए हुए हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। हमारी बहू ये भी डॉक्टर नहीं है, तो दो तीन लोग हमारे ख़ानदान में ऐसे हैं, 3 डॉक्टर हैं और 3 डॉक्टर। तो जो डॉक्टर नहीं है वो बेचारों को तो एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होगा। उस्मान भी दोनों बड़े बहन भाइयों को देखते हुए इसने भी डॉक्टर ही बनना था और इसको मैंने कहा कि भाई हमारा ख़ानदान अब बहुत ही बोर हो गया है, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ कुछ और ट्राई कर लो। तो इसको मैंने कहा था कि तुम फाइनेंस ट्राई करो। कुछ दिन ऐसा भी होता था कि रात को हम नहीं मिलते थे और सुबह उठते थे तो अच्छी बात ये होती थी कि यही उठाते थे, क्योंकि जो मदर है वो ज़रा लेट उठती थी अपने टाइम से, तो बाबा यूजुअली हम सबको उठाते थे। हम तंग भी उन्हीं को करते थे उठने में और डांट भी वहीं सुनते थे, मगर उन्होंने उठाया, वही लेके जाते थे एक स्कूल। तो रास्ते में जो गपशप होती थी वो सारी अभी तक याद है। वो वाला टाइम के तीनों बच्चे बाबा के साथ उसी गाड़ी में होते थे, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता था। मगर ये भी है कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है उनकी। एक तो अच्छी बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, मगर खामी इस तरह है कि वो कुछ एक्स्ट्रा टेंशन ले लेते हैं। तो अगर 10 बजे पहुंचना है तो वो 9:50 पे पहुंचने के लिए हमें डांटेंगे कि हम लोग नहीं उठे हुए। एज अ फादर इन लॉ तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, बहुत काइंड। वो जिस तरह मामा ने बोला कि वो उनकी खामी में आती है, लेकिन मेरे लिए वो उनकी खूबी है कि वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही केयरिंग। और माशाल्लाह जो ये बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, मैं भी कहती हूँ कि मैंने भी इनसे यही चीज़ सीखी कि अल्लाह पे यकीन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही वजह है कि वो इतना बड़ा नेटवर्क चला सकते हैं कि उनका यकीन ही है जो इसको चला रहा है। तो मेरी भी ये कोशिश है कि मैं इनसे यही चीज़ सीखूं। घर से रवाना हुए, इंडस अस्पताल कराची पहुंचे। यहाँ हर रोज 100 बच्चों की कीमो फ्री की जाती है। एक कीमो पर तकरीबन 7 लाख रुपया खर्च आता है। अफगानिस्तान से है। अच्छा, तो बच्चे को लेके आया। क्या है बच्चे को? से तकलीफ दे, वीना कैंसर दे, ब्लड कैंसर। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब से बच्चे इलाज की गरज से आते हैं। मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। ये ट्रीटमेंट जो है ना 2 साल चलता है। तो बच्चे को पहले तो शॉक मिलता है कैंसर का, फिर दूसरा शॉक आता है कि जी जब वो वापस जाता है ठीक होके तो वो अपनी क्लास में नहीं जाता, 2 साल पीछे हो जाता है। तो एक शॉक लगता, दोस्त चले गए। तो अब हमारा एक हॉस्पिटल स्कूल है इंडस के सितारे, जहाँ पर हम इनकी वो पढ़ाई कवर करते हैं ताकि जब वापस जाएं तो अपनी क्लास में जाएं, अपने दोस्तों के साथ चले जाएं। डायरेक्टर ब्लड सेंटर सबा जमाल से मिले। आप देखें ये डोनर इधर आता है सॉफ्टवेयर पे, ये हमारा क्लाउड सर्वर्स पे है, सारा हिस्ट्री ली जाती है, तस्वीर ली जाती है और फिर उसको एक नंबर ये इशू कर दिया जाता है। बारकोडेड सिस्टम है फुली, वो फिर जब सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा ही सिस्टम हमारा कैंपों पे भी होता है। आपका जो ब्लड डोनेशन का और ब्लड बैंक का सिस्टम है, ये बाकियों से क्या कोई मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, ये इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है। हमारा अभी रिसेंटली ABB की एक्रेडिशन हुई है, तो ये हम ABB से क्या मुराद है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ ब्लड एंड बायोथेरेपीज़। तो वो ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ भी सारे जो FDA के रूल्स के मुताबिक एक्रेडिटेशन करती है और इंटरनेशनली भी करती है। तो ये पाकिस्तान का और 7 कंट्रीज़ की पहला सेंटर है जिसकी एक्रेडिटेशन पास हुई है। तो हम उनके स्टैंडर्ड्स पे सारे काम कर रहे हैं। इवन जब हम डोनर से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो हम 47 सवाल करते हैं उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी लाइफ हैबिट्स के मुताबिक,
फिर उसकी सिलेक्शन होती है तो वो कि वो हेल्दी है या नहीं है। फिर जब आके ड्रॉ होता है वो बहुत सख्त उस पर होता है कि ये मिक्सर्स हैं, ये आपको कैंपों पे भी, यानी कि जो हम ब्लड ड्राइव्स कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, वो भी सेम स्टैंडर्ड पे करना होता है और फिर फ़ौरन के फ़ौरन सील हो जाता है। यहाँ से सील होके फिर ये यहाँ पे आके प्रोडक्शन होती है जहाँ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट सब बनता है। जो डेंगू में जो डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, प्लाज्मा। अब जैसे ये मशीन है, ये है ब्लास्ट फ्रीज़र है कि जो कि आधे घंटे में पूरे प्लाज्मा को फ्रीज़ कर देता है। तो ये पाकिस्तान की पहली मशीन है जो इतना फास्ट करके, तो जो प्लाज्मा की क्वालिटी है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चल रही होती है। तो ये सब टेस्टिंग हो रही है मज़ीद पेशेंट्स की। ये ब्लड वो हो रहा है, बेटा एक ब्लड दिखाओ, मोड़ो। ये हमारा पहला ऐसा है वॉक इन फ्रीज़र है जो प्लाज्मा को स्टोर लॉन्ग टर्म करने के लिए यहाँ के लिए बनाया गया है। तो अगर आप देखें -40 पे ये सारा लॉन्ग टर्म उसमें स्टोरेज है। लाहौर के लिए रवाना हुए। लाहौर ज़मीर टाउन में वाक़या निजी स्कूल पहुंचे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आज़म खान ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। स्कूल में तकरीब से खिताब किया और बच्चों के डोनेशन के जज्बे को सराहा। मुझे सबके हाथों में नजर आ रहे हैं, पीले पीले हरे, बहुत खूबसूरत। उस ज़माने में तो हमने खुद इनोवेशन करके खुद बनाया था, वो बस उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था, वो शायद था। और 36 लाख रुपए में से 24 लाख रुपए आप जैसे बच्चों ने जमा किए। बच्चों ने अतियात को डोनेशन बॉक्स में डाला। एजाज़ी शील्ड पेश की गई। बच्चों के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। जुबली टाउन लाहौर में वाक़या इंडस अस्पताल पहुंचे। आप बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते मरीजों से? यहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है पैसे लेने का। अच्छा, और कोई कागज़ भी नहीं है? कोई कागज़ भी नहीं है, सारा कंप्यूटर पे? सारा कंप्यूटर पे होता है। अगर आप पर्ची के भी पैसे नहीं लेते तो फिर इतने अखराजात जो हैं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? अल्लाह करता है, अल्लाह भेजता है। आज तक सबसे ज़्यादा अतिया कितना किसी ने दिया है? जो अरबों रुपए में हुआ है ना, वो लाहौर में हुआ है। अच्छा, कराची में भी नहीं, करोड़ों भी हुआ है। अब कराची में भी अरबों आ गया है। लेकिन ये अस्पताल आप देख रहे हैं 5-6 लोगों ने मिल के बनाया। मतलब किसी ने इंडिविजुअली कितना सबसे ज़्यादा दिया आज तक? 4 अरब। किसने दिया था? वो मना किया उन्होंने। फिर भी थोड़ा सा पता है कहाँ के लोग हैं? यहीं कराची, लाहौर के हैं। लाहौर के हैं। ये इमरजेंसी यहाँ पर सारे मरीज़ यहाँ आ जाते हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। अभी जैसे आपने देखा कि ये हमने 2021 में शुरू कर दिया था। इंशाल्लाह अगले जून तक, इसी साल इंशाल्लाह ये 400 बेड पे चला जाएगा। अच्छा, और अगले साल तक ये 600 बेड पूरे हो जाएंगे। अच्छा, 600 बेड का 600 बेड का पूरा हॉस्पिटल है। और आपको ये जान के होगा कि देखिए लाहौर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना था वो 41 साल पहले बना था, जिन्ना अस्पताल। 41 साल बाद ये इतना 600 बेड का एक हॉस्पिटल बना है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल। तो कितने पैसे लगे होंगे एक अस्पताल बनने पे? इसमें टोटल इसका जो बजट है ना, ये तकरीबन 22 अरब रुपए है। अच्छा, और सालाना कितना इस पे खर्च होता है? सालाना जो है ना अभी तो कम है, लेकिन ये कोई 6 अरब 7 अरब पे चला जाएगा। जब 600 होंगे ये 12 अरब पे चला जाएगा। और ये सारे लोग एहतियात देंगे? ये लोग एहतियात देते हैं। बिल्कुल मुफ्त इलाज? बिल्कुल मुफ्त इलाज। कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए जिस पे बहुत पैसे खर्च हो जाए? लेकिन पैसे यहाँ पर जो है ना, जो आता है ना,
हाँ। जब यहाँ आ गया वो हमारी जिम्मेदारी। हम कहते हैं हम अस्पताल से बढ़ के यहाँ पर सराय बनाए हुए हैं, क्योंकि लाहौर या जो भी बड़ा शहर होता है तो इंटीरियर से लोग आते हैं यहाँ रहने की जगह नहीं होती, उनके रहने के लिए जगह, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये सब कुछ करना पड़ता। खाना पीना भी आप देते हैं? सब, मरीज़ के अंदर भी, और किराए के पैसे भी देते हैं अगर जिसके पास नहीं है। डॉक्टर साहब, कभी बहुत मुश्किल भी पेश आई कि पैसे ना हो और जो है पैसों की शदीद ज़रूरत हो और बिल्कुल आप कैश स्टाफ्ड हो? बात यह है कि हम तो लोग मुझसे पूछते हैं इस चैलेंज को कैसे करते हैं, मैं कहता हूँ रास्ता तो एक ही होता है, मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए उस पर, क्योंकि करना तो आज़ाद नहीं है। जो हो चुका है ना, ये मौजज़ा है। जो नज़र आता है ना, जो भी आता है वो कहते हैं ये समझ रहे हैं, आली वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी बुनियाद जो थी ना वो अल्लाह पे यकीन पे थी, और यहाँ से यकीन किया था कि अल्लाह करेगा। डॉक्टर साहब, ये भी क्यों लोगों का तस्वर है कि लोग टैक्स नहीं देते और एहतियात दे देते हैं, लोग जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देते और ये अस्पतालों में, ज़कात में और इस तरह की चीज़ों में वो देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? देखिए, अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी स्टेट जो वेलफेयर स्टेट होता है, वहाँ पर वो अपने सिटीजन्स को अगर सब चीज़ें मिलती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, साफ़ पानी मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, तो लोग जब देखते हैं कि वो यूज़ हो रहा है तो वो लोग देते हैं। जब लोगों को पता लगता है कि नहीं हो रहा तो फिर लोग उसके ऊपर फिर ये ऑल्टरनेटिव वे ढूंढते हैं, क्योंकि करना तो है। हर एक एहसास, मैंने कहा एहसास तो लोगों को होता है ना कि लोग जो है ना बेचारे महरूम हैं, तो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। तो हुकूमत नहीं पूछती फिर कि ये इन्होंने टैक्स तो दिए नहीं, एहतियात दे दिए हैं? वो हुकूमत का काम है, वो करें, पूछें या नहीं पूछें, जो एहतियात देना है वो हमारा काम है कि हम लोगों के पास जाएं, हम अपना काम करें और अल्लाह करे कि बेहतरी आएगी। लेकिन आज से कोई 30-40 साल पहले जो बात थी अस्पतालों की, उससे काफ़ी बेहतर हुए हैं। अस्पताल बेहतर हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों के अंदर, जैसे ये कि बलूचिस्तान में हालात अभी तक वैसे ही मखदूश हैं, ठीक है। सिंध में इंटीरियर्स में, सिंध में भी बहुत बेहतरी आई है। इंटीरियर्स का हर जगह का बुरा हाल होता है यूजली, तो इसलिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हमने जो है ना प्रायोरिटी सेट नहीं की भी। अगर हमारा प्राइमरी केयर और प्रिवेंटिव केयर सही हो तो हमको अस्पतालों में इतना रश नजर ना आए। और देखें, अगर WHO की बात है कि आप $1 प्राइमरी केयर या प्रिवेंटिव साइड पे खर्च करें तो $42 बचते हैं आपके टर्शरी केयर के अंदर। इतनी सेविंग है। डॉक्टर साहब, इंडस अस्पताल की मशहूरी तो कराची में हुई, आप पंजाब में कितने अरसे से हैं? 10 साल हो गए अब हमको। 2014 में हमने, पहले हम गए थे भोंग के अंदर, एक वहाँ पर एक रहीम खान में, वहाँ एक हॉस्पिटल थे, रईस वज़ीर, उन्होंने एक अस्पताल बनाया था अपने बेटे के लिए, और उनके बेटे की इंतकाल हो गया, तो फिर वो हमारे पास आए कि आप इसको ले लें। फिर वहाँ से शुरू हुए। फिर उसके बाद पहला हॉस्पिटल हमने मुजफ्फरगढ़ में, तैयब-उद-दगान हॉस्पिटल जब था, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हमको इनवाइट किया कि जी आप इसको लें। वो अब तक आपके पास है? वो अभी तक हमारे पास है। फिर उसके बाद लाहौर में हमारे पास 5 हॉस्पिटल थे, बेदियाँ से शुरू हुए थे। फिर उसके बाद मनावा, सब्ज़ाजार, रायवंड और काना, जो भी हमने इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान वापस कर दिए उनको। तो सारे वापस कर? वो सारे वापस। क्यों? फंडिंग जो है ना उन्होंने नहीं मिल रही थी, और फिर वो उसको मैं कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, तो हमारा भी ये कैपेसिटी बिल्ड करके हम दे दें ताकि हुकूमत उसको चलाती रहे। तो हमारा तो मकसद है कि क्योंकि हम तो स्टेट नहीं हो सकते, तो जो हम कर सकते हैं उसको लेके आगे बढ़ाएं, और फिर दूसरे कोई हॉस्पिटल ऐसे हों तो उनको लेके आगे चलें। इसके अलावा 2 ब्लड सेंटर्स हैं हमारे, एक भावलपुर में और एक जो है मुल्तान के अंदर। और इसके अलावा हमारा प्राइमरी केयर के क्लिनिक्स चल रही हैं। हमारा बोट क्लिनिक चल रही है जो सदर्न पंजाब में रिवर इंडस पे चलती है, जो कि राजनपुर का इलाका है। और इसके अलावा हमारी मोबाइल क्लिनिक चल रही है। तो पूरे नेटवर्क में हम कोई तकरीबन 6 मिलियन पेशेंट देखते हैं, जिसमें से आधे पंजाब में देखे जाते हैं। पंजाब का जो नेटवर्क है, इसमें डॉक्टर्स, फिर आगे जो पैराफर्नेलिया है, कितना स्टाफ है आपका? तकरीबन 5,500 होगा पूरे पंजाब में। और आपके फ्यूचर प्लान्स पंजाब में क्या हैं? मुस्तकबिल में पंजाब में क्या करना? देखिए, हमारा ज़्यादा काम अब जो है ना, हम देख रहे हैं कि हमको प्रिवेंटिव साइड के ऊपर और प्राइमरी केयर पे काम करना है। आपके ख्याल में पंजाब में कितने प्राइमरी हेल्थ केयर बने कि जिससे कम से कम
बुनियादी जो सहूलत है सेहत की वो लोगों को मैसर आ जाएगी? ये कवरेज बहुत ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान है। आपको ये जो ख़ास तौर पर सदर्न नॉर्दर्न पार्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है। होम डिलीवरीज़ होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो उनको नीचे लाने के लिए कंधों पे चारपाइयों पे लेके आते हैं, घंटों लग जाते हैं और नीचे रोड पे पहुँचते हैं तो माँ भी मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। ये सैकड़ों नहीं है, हज़ारों नहीं है, लाखों हैं। कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनने चाहिए पंजाब में? हर जो यूसी में एक क्लिनिक होना ज़रूरी है। इंडस पंजाब रीजन की इंतज़ामिया और डोनर्स से मीटिंग की। तो उस्मान साहब ये बताएं कि ये हस्पताल जो है लाहौर वाला, ये कितने रकबे पे है, कितने मरीज़ रोज़ाना यहाँ आते हैं और किस तरह की खिदमात यहाँ सर अंजाम दी जाती हैं? देखिए जी, अभी ये जी तकरीबन 60 कनाल पर मुहित है। हमारे पास वैसे तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है जिसमें हमने फर्दर अपनी अभी प्लानिंग की हुई है पूरा मेडिकल सिटी लाने की, और इसमें तकरीबन जी एवरी डे 1300 के करीब एवरेज पर मरीज़ आते हैं डेली, जिनको हम ट्रीट करते हैं। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो ये प्रॉब्ली द बिगेस्ट होगा जी। 600 बेड का प्राइवेट सेक्टर में, वेदर इट इज़ NGO हो या NPO या जो भी हो, ये सबसे बड़ा होगा जी। ऐसा तारिक साहब ये फरमाएं कि तासुर है कि पंजाब के लोग उतनी एहतियात नहीं देते जितने कराची की देते हैं। आप ये बताएं कि पंजाब के लोग एहतियात देने में कितने अच्छे हैं और क्या ख़राबी है? हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, और डॉक्टर बारी भी यहाँ मौजूद है, वो इस बात को एग्री करेंगे कि इंडस हॉस्पिटल में जो पहली 1 बिलियन की डोनेशन हमें आई किसी एक इंडिविजुअल से, वो लाहौर में पंजाब से आई है। इससे पहले इतनी बड़ी डोनेशन नहीं आई। छोटे डोनर्स कितने हैं आपके पास और बड़े डोनर्स कितने हैं? इस साल हमारा सालाना बजट 57 अरब रुपए का है, तो ये इसमें से जो बेशतर है वो पाकिस्तान में और जो बाहर अब्रॉड हैं वही फ़ंड कर रहे होते हैं। हाँ, हुकूमत सिंध भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ केसेस में हमें सपोर्ट कर देती है, लेकिन असल में पाकिस्तानी ही हैं। और उसमें जब हम ये देखते हैं, चाहे वो कराची हो चाहे वो लाहौर हो, हम अपना डेटा डेली बेसिस पे देखते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये वाले, 50 हज़ार रुपये वाले अच्छी खासी रसीदें हमारी होती हैं। कहीं ज़्यादा होती हैं उनसे जो लाख, 10 लाख या उससे ऊपर की जो होती हैं। आपसे बेहतर तो इंसानों को कोई पहचान नहीं सकता। आप तो देख के बता देते होंगे ये डोनेशन देगा या नहीं होगा। किस तरह के लोग डोनेशन देते हैं और किस तरह के लोग नहीं देते? अच्छा, पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं हमारे, वो उसमें तो अब इस तरह हो गया कि आप देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते ये डोनेशन देगा। और हमारा जो एक तजुर्बा 16-17 सालों में रहा है कि जहाँ हमने आस लगा के रखी कि हाँ इनसे डोनेशन आएगी, बहुत बड़ी आएगी, वहाँ से नहीं आई। और अल्लाह ताला ने हमें बार बार दिखाया कि ऐसी ऐसी जगह से तुम्हें दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगहों से डोनेशंस आई हमें कि हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि अच्छा यहाँ से इतनी बड़ी डोनेशन आ जाएगी। इंडस अस्पताल की कारकर्दगी और डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। दफ्तर में आए। एसएम परवेज़ साहब, आप बताएं कि आपका दीन ग्रुप हमेशा फलाही कामों में बड़ा एक्टिव होता है। आपने 1 अरब रुपया यकलख्त जो है इंडस अस्पताल के लिए दे दिया। क्या ख्याल आया था, क्या मिशन था? दीन ग्रुप और हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इस नेकी मकसद के काम तो लेके चलते ही रहते हैं। तो वो जहन में ये बात बार बार आती रही कि हमने अपने साथ लेके क्या क्या जाना है। कोई ऐसा काम करे जो बाकियात भी बाकी रह जाएं, कोई यादगारें भी बाकी रह जाएं। कोई हम जाते हैं दुनिया में, आप देखें कहीं भी जाएं, इवन हमारे लाहौर के अंदर आप देखें सिखों के नाम पे अस्पताल है, हिंदुओं के नाम से, क्रिश्चनों के नाम पे हैं। तो कभी मैं सोचता हूँ हमारे मुल्क में लोगों के नाम से क्यों नहीं है? इस पर कबात क्या है, क्यों लोग याद नहीं करते? सदका जारिया, इतना बड़ा सदका जारिया है। कितने % अपनी आमदनी का, नफ़े का यहाँ देते हैं? देखें, अल्लाह पाक ने तो हमें अपने सिलसिले में 2.5% का कहा हुआ है, और मेरा यकीन इस बात पे तो देना ही देना है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर 100 रुपया कमाया और 2.5 रुपया दे दिया तो फिर हमने कमाल क्या किया? वो तो अल्लाह पाक की हिदायत के मुताबिक हमने अपना सिलसिला कर दिया। मैं अपना मोर देन 10% देता हूँ। आपकी मिसाल लोग भी उसकी पैरवी करना चाहते हैं, तो
अपने माल का कितना हिस्सा यहाँ दे चुके हैं, कितने फ़ीसद देते हैं? बड़ा हौसला चाहिए होता है, लोगों को भी बताएं। देखिए, ये तो जो माल है ना, ये तो हमारा है नहीं है, सच्ची बात है। ये तो आज हमारे पास है, कल पता नहीं हम हैं कि नहीं हैं। ये तो किसी और का माल है जो हम इधर अल्लाह के रास्ते में भेजेंगे, वही हमारे काम आएगा। हम अपनी सेल का 2.5% देते हैं, उसका इनकम से तल्लक नहीं है। इनकम हो या ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, हम सेल का 2.5% देते हैं। मैं और डॉक्टर बारी, ये मेरा ख्याल है कि हम दो या एक साथी और, हम इस हक में थे कि हमने इसको 100% फ्री रखना है, ताकि जो पेशेंट आए उसके ज़हन के ऊपर किसी किस्म का ये बोझ ना हो कि जी मैंने कोई पेमेंट करनी है। आज वैसे भी हालात आपके सामने हैं कि गरीब आदमी क्या कर सकता है। एक बंदा जो 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, वो तो 1,000 रुपये फ़ीस दे सकता है। डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सर्टन परसेंटेज रखी हुई है अपने नफ़े में से। वो बस वो परसेंटेज आप ना पूछे तो बेहतर है। बहरहाल एक रीज़नेबल अमाउंट है कि जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब तो चाहते ही ये हैं कि हर साथी उनका उन जैसा हो जाए। तो अल्लाह के फजल व करम से हम बच्ची साहब, इकबाल अहमद करशी साहब और मैं, हम तीनों ने डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब को ये कहा कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं जो पूरे मिसाली हॉस्पिटल हो, पूरे नेटवर्क का फ्लैगशिप हो, पंजाब, जनूबी पंजाब और KPK तक इसकी एक मिसाल बने। तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने भी बहुत माशाल्लाह इस पे अप्रिशिएट किया। अस्पताल की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की। इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें डोनर्स और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर साहब, आपका सारी ज़िंदगी का तजुर्बा है, ये क्या वजह है कि सरकारी हस्पताल तो चल नहीं पा रहे और जो निजी हस्पताल कमर्शियल हो या खैराती, वो खुलते जा रहे हैं और कामयाब होते जा रहे हैं? इसमें एक जो सबसे बुनियादी वजह जो है ना, वो ये है कि हेल्थ केयर का जो बजट है ना, वो आप समझे कि 1% भी अगर ना हो GDP का, तो आप कैसे हेल्थ केयर को संभाल सकते हैं। वहाँ पर आप किसी को सैलरी नहीं देंगे उसके हिसाब से जो कि वो काम कैसे करेंगे। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है, कोई उसकी वो चीज़ भी नहीं है, तो वो जो सिस्टम्स ही नहीं बनेंगे तो वो नहीं चल सकेंगे। तो क्या हुकूमत क्या करे, क्या तजवीज़ देंगे आप? देखिए, मेरा तो हुकूमत को तजवीज़ कि अभी जो दुनिया भर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंजेस कभी भी कोई एक सेक्टर नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर को मिल के काम करना होगा, जिसका मुजाहरा आपने कोविड में देखा। कोविड में सब ने मिल के काम किया, तो देखो कोविड को किस तरीके से पाकिस्तान ने टैकल किया और इसको जो है ना दुनिया ने सराहा उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आपका मज़हब की तरफ भी रुझान है, आप अदारे भी कई चला रहे हैं, अपनी शख्सियत के लिए, ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती दिलचस्पियों के लिए भी वक्त निकालते हैं? कोई फ़िल्म देखते हैं, कोई ड्रामा, कोई TV, कोई म्यूज़िक? देखिए, ज़्यादातर मेरा यही होता है कि जो वक्त मिलता है उसमें एक तो ये कि वॉक कर लिया। कुछ हम कॉमनली, जैसे मैं और वाइफ अब तो अकेले ही होते हैं, कोई TV ड्रामे देख लिए। 8 बजे से 9 बजे अगर घर पे हो तो एक ड्रामा कभी देख लिया। और वैसे किताबें पढ़ने का शौक़ है अपना, और ज़्यादातर आजकल मैं मैनेजमेंट की किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा, सेहत, हेल्थ से ज़्यादा मैनेजमेंट की? जी, हेल्थ से ज़्यादा, हेल्थ का तो अब वो मेरा जो रूटीन है कि मैं सुबह वॉक करता हूँ और मेरे पास जो टाइम है वो 5 से 6 का है। पूरे साल उसी दौरान करता हूँ। सर्दियों में फजर से पहले होती है और गर्मियों में फजर के बाद होती है, राउंड द क्लॉक। और वो अंधेरे में होती है सर्दियों में। ये घर के अंदर या बाहर जाके? पहले जब मैं यहाँ नहीं था, मैं हिल पार्क के पास रहता था, तो फिर हिल पार्क में करा करता था। अब ये है कि अब घर में ही करता हूँ। यहाँ पर हिल पार्क में ये होता है कि
वहाँ पर वॉक ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, क्योंकि वहाँ पर आपको पहाड़ियाँ हैं, फिर नीचे है, वो सारा एक मोनोटनी नहीं होती थी। फिर ये कि दोस्त भी बहुत होते हैं। अब सैटरडे जाता हूँ, क्योंकि वो पुराने ग्रुप